Good morning student. Today we discuss about the diagnosis of cancer. तो डायग्नोसिस अपन सिंपल जैसे कि किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं. इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे ट्रीटमेंट या प्रोग्नोसिस ऑफ डिजीज़ क्या है यह देखते हैं. नेक्स्ट होता है, अगर अपन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर बात करते हैं तो यह आता है अंडर ऑन्कोलॉजी के अंदर. ऑन्कोलॉजी की जो ब्रांच है पैथोलॉजी, उसके थ्रू हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इसके अंदर पैथोलॉजी की भी ब्रांच होगी जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, इन अलग अलग सब डिवीजन ऑफ पैथोलॉजी के थ्रू हम डायग्नोसिस ऑफ कैंसर पे वर्कआउट करते हैं. नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. फर्स्ट, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ डायग्नोसिंग कैंसर विद एडवांटेजेस इन टेक्नोलॉजीज दैट understand cancer better. There are rise of number of diagnostic tool that can help detect cancerous. Diagnosis is usually made by pathologist and oncopathologist. Some type of cancers, particularly lymph nodes, can be hard to classify even for an expert. Most cancers need a second opinion regarding diagnosis before being sure of diagnosis or stage and type. इट मीन्स जो कैंसर है, कैंसर की जो डायग्नोसिस किया जाता है ये सिंपल एक पैथोलॉजिस्ट के थ्रू या एक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट के थ्रू किया जाता है. रिसेंट के अंदर कैंसर की डायग्नोसिस के अलग अलग मेथड या एक्सपर्ट जो टेक्निक आई है उसके थ्रू हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ कैंसर्स लाइक लिम्फ नोड कैंसर्स या सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कैंसर्स होते हैं इनको हम इजीली फाइंड अप नहीं कर सकते. इसके लिए हमें एक सेकेंड ओपिनियन की भी ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर. स्क्रीनिंग जो है एक तरह से सेकेंडरी प्रिवेंशन मेथड है. ठीक है, secondary prevention method in which earlier therapeutic intervention is possible through screening an asymptomatic population to identify cancer at an earlier stage than it would have been diagnosed in absence of screening. स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर जो है यह एक सेकेंड टाइप ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है. इसके अंदर हम जब कैंसर एसिम्प्टोमेटिक रहेगा उसी के अंदर हम इसे फाइंड अप करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं. और किसी में यह प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर भी आता है जो रिड्यूस करता है इंसिडेंस ऑफ कैंसर को. स्क्रीनिंग का जो पर्पस है वह यह है कि रिड्यूस मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी रेट एंड गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ स्क्रीनिंग. प्रिंसिपल ऑफ स्क्रीनिंग जो है फर्स्ट जो है अभी रिसेंट के अंदर डिजीज़ जो है यह इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हो गया इन हेल्थ सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो हम डिजीज़ की फ्रिक्वेंसी और सीवियरिटी कितनी होती है उसे फाइंड अप करना और उस पर ट्रीटमेंट करना. ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज प्रेजेंट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली डिटेक्शन. कि जो नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है डिजीज़ का, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको हम अगर स्क्रीनिंग के थ्रू जल्दी से अर्ली फाइंड अप करते हैं तब हम उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं. इफेक्टिव ट्रीटमेंट शुड बी अवेलेबल दैट फेवरेबली अल्टर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़. अगर अर्ली स्क्रीनिंग के अंदर हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं तो उसकी वजह से इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पेशेंट के लिए अपन प्लान कर सकते हैं. और ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस भी इस टाइम पे
इंक्रीज रहेगी। ठीक है, बिफोर सिम्टम्स डेवलप करें हम एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, सूटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी अवेलेबल अकॉर्डिंग टू जो पर्सन है या टाइप ऑफ कैंसर है, उसके अकॉर्डिंग हमें सूटेबल स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ करना है। नेक्स्ट, अप्रोप्राइट स्ट्रेटजी प्लान करनी है एक टारगेट पॉपुलेशन के लिए, यह भी स्क्रीनिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट होता है, स्क्रीनिंग आइडियल कब रहती है? जब वो है चीप रहे, सेंसिटिव रहे, स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिजीज, असेसिबल, सेफ एंड एक्सेप्टेबल टू ऑल ओवर। यह मेन कंपोनेंट होते हैं एक आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट का। नेक्स्ट है बायास इन स्क्रीनिंग। बायास कब डेवलप होते हैं? अगर लीड टाइम बायास, इट मीन्स हम जो स्क्रीनिंग का जो टाइम है उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करते, सैंपल को लैब के अंदर भेजना, यह इफेक्ट डालता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है लेंथ बायस सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के टाइम पे अगर स्लो ग्रोइंग है ट्यूमर का या फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है, यह भी इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन बायस। इसके अंदर हम जो एक्यूरेट मेथड होता है स्क्रीनिंग का, अगर हम ये प्रॉपरली यूज़ नहीं करते, एक पर्टिकुलर कैंसर के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक टेस्ट होता है, अगर हम उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते तब भी वेस्ट है। नेक्स्ट है मेन मेथड ऑफ कैंसर डायग्नोसिस। मेन मेथड ऑफ कैंसर डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट है रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, सेकंड साइटोलॉजिकल डायग्नोसिस, थर्ड हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस, फोर्थ फ्रोजन सेक्शन, फिफ्थ हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस, सिक्स इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, सेवन मोलिकुलर डायग्नोसिस और एट होता है ट्यूमर मार्कर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस को हम एक तरह से बोलते हैं इमेजिंग टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर एक पिक्चर क्रिएट होती है इनसाइड योर बॉडी और उसको डॉक्टर देखेगा या नर्स देखकर क्या कंडीशन है ट्यूमर की, यह प्रेजेंट करेगा। सिंपल एक्सरे है, सीटी है, अल्ट्रासाउंड है और एमआरआई होता है। ये एक तरह से बेस्ट अर्ली एंड नॉन इन्वेसिव मेथड होता है कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए। एक्सरे जो है ये मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है और मेनली ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो ग्रोथ करता है कैंसर, उसको फाइंड करने के लिए करता है। नेक्स्ट जो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है, उसका यूज़ करके एक बाउंस्ड ऑफ टिश्यू एंड इकोस आर कन्वर्टेड इनटू पिक्चर डेवलप होगी। नेक्स्ट होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के अंदर क्या करते हैं, सीटी स्कैन का मीन्स होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। इसके अंदर हम जो सीटी स्कैन मशीन है इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं और जो पिक्चर्स है अपने ऑर्गन की या डिफरेंट जो ऑर्गन है या टिश्यू है, इनका डिफरेंट एंगल्स के अंदर हम लेते हैं। ठीक है, और इसका एक 3D इमेज डेवलप करते हैं बॉडी की और फिर उससे अगर कभी कभार क्या होता है, अगर कॉन्ट्रास्ट के अंदर या डाई का हम यूज़ करके भी स्कैन करते हैं। ये डाई जो मेनली है ये हम सोलोन करा के पेशेंट को या नीडल के थ्रू, नीडल इनटू ए वेन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और ये एग्जैक्ट जो है कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के थ्रू जो है इजीली पिक्चर्स और जो बॉडी का ऑर्गन है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई। एमआरआई के अंदर एक पावरफुल मैग्नेट एंड रेडियो वेव का यूज़ किया जाता है और यह अपने पिक्चर्स की
अपने बॉडी की जो पिक्चर्स होती है उनको एक स्लाइस में इमेज बनाती है और हर डिफरेंट एंगल पे डेवलप कर इमेज बनाएगी और डिफरेंस करती है बिटवीन हेल्थी एंड अनहेल्थी टिश्यू के अंदर। एमआरआई के अंदर क्या करते हैं, एक जो पेशेंट होता है उसको एक टेबल के अंदर एक मतलब जो नॉर्मल डोर्सल पोजीशन देख के एक मशीन के अंदर राउंड चेम्बर के अंदर भेजा जाता है। और कभी कभार इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक डाई होगी, उसका यूज़ किया जाता है। इसके थ्रू हम सॉफ्ट टिश्यू, लार्ज ब्लड वेसल्स एंड मेजर जो ऑर्गन है उनको भी चेक कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है न्यूक्लियर स्कैन। न्यूक्लियर स्कैन जो होता है इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसे रेडियो न्यूक्लाइड स्कैन भी कहते हैं। इसमें स्कैन करने से पहले जो पर्सन होगा उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है ना, जिसे बोलेंगे ट्रेसर। और फिर ये क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑल ओवर बॉडी या एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। फिर इसके बाद जब पेशेंट को एक स्कैनर जो रहेगी मशीन उसके अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी जो अपनी बॉडी की होती है उसे मेजर करेंगे। ठीक है, एक बोन स्कैन जो है ये मेनली मेटास्टेसिस जो ट्यूमर है उसके लिए किया जाता है। ये भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होंगे उसका यूज़ करके करेंगे। नेक्स्ट पेट स्कैन, यह भी एक तरह से न्यूक्लियर स्कैन होता है। इसके थ्रू हम एक 3D पिक्चर्स जो बॉडी की होगी वह देखेंगे, उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर पेट स्कैन के अंदर पर्सन को क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है एक्सेस में। फिर एक नॉर्मल सेल कितना ग्लूकोज लेती है और एक अदर जो सेल है ये कितना ग्लूकोज लेती है, इसे चेक करेंगे। पर्सन को जो ग्लूकोज दिया जाता है ये एक रेडियो एक्टिव ग्लूकोज रहेगा। नेक्स्ट होता है साइटोलॉजिकल स्टडी। साइटोलॉजी के अंदर फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी वाला प्रोसीजर यूज करते हैं। यह एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इमेज गाइड। डायरेक्ट मेथड मीन्स ट्यूमर को पैल्पेट करके डायरेक्ट नीडल इंसर्ट करके सैंपल ले लेना। इमेज गाइड का मतलब बाय अल्ट्रासोनोग्राफी या अदर इमेजिंग टेक्निक लाइक एंडोस्कोपी या अदर किसी का यूज़ करके फिर सैंपल कलेक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं इमेज गाइड। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सफोलेटिव साइटोलॉजी और एब्रेसिव साइटोलॉजी। इन दोनों के अंदर जो भी अल्सर है इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है जो सुपरफिशियल रहेगा, उसके अंदर जो सेल है उसके डब्रिस जो रहेंगे उसके थ्रू या सेल का जो पार्ट रेमिनेंट्स जो रहेगा उसके थ्रू स्टडी की जाती है। मेनली स्किन कैंसर जो है यह यूज़ होगा। नेक्स्ट होता है एब्रेसिव साइटोलॉजी के अंदर जो लीजन्स है कैंसर का उसको या ट्यूमर को एब्रेस्ट करके वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी स्टडी करते हैं एब्रेसिव साइटोलॉजी के अंदर। और साइटोलॉजी के अंदर मेन अपन बात करते हैं तो इसके अंदर एक इंडिविजुअल सिंगल सेल की स्टडी की जाती है। ठीक है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी के अंदर इट इज़ ए मोस्ट पॉपुलर मेथड टू डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। मेनली पैल्पेबल ट्यूमर्स जो है इसकी स्टडी इसके अंदर करेंगे, जैसे लिम्फ नोडल ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स या थायराइड ट्यूमर्स।
इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है पैल्पिटेशन, सेकंड एस्पिरेशन, थर्ड स्मीयर प्रिपरेशन, फोर्थ फिक्सेशन एंड स्टेनिंग, और फिफ्थ जो होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट रहेगा। तो पैल्पिटेशन के अंदर फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो भी ट्यूमर है, जो भी आइडेंटिकल ट्यूमर्स जो रहेगा उसको अपन मेजर करेंगे, है ना, पैल्पेट करेंगे। डीप पैल्पिटेशन या लाइट पैल्पिटेशन मेथड का यूज़ करेंगे। फिर सेकंड स्टेप होता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन के अंदर हम जो नीडल के थ्रू सैंपल, जहाँ पे ट्यूमर है, जहाँ हमने पैल्पेट करा, वहाँ से सैंपल को लेंगे। नीडल के थ्रू हम क्या करेंगे, एस्पिरेट करेंगे, ठीक है। नीडल जो है मेनली टारगेट जो सेल है उसको इजीली करना है और ध्यान से यूज़ करना है ताकि सैंपल कलेक्शन इजीली हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। जो सैंपल कलेक्ट लिया उसको एक स्लाइड के ऊपर स्मीयर बनाएंगे। उसके बाद हम उसको करते हैं फिक्सेशन एंड स्टेनिंग। फिक्सेशन के लिए मेनली जो फिक्सेटिव है इथाइल अल्कोहल, 95% इथाइल अल्कोहल का यूज़ करेंगे। और स्टेन के लिए हम पेपिनोकोल्यू स्टेन जो है इसका यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोपिक अगर हम बात करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जो अपना स्मीयर बनी हुई जो स्लाइड है इसको अंडर माइक्रोस्कोप सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस है यह हम चेक करेंगे। ये डायग्राम जो बता रहा है, फर्स्ट में पैल्पेट करा, सेकेंड के अंदर एस्पिरेशन करा, थर्ड के थ्रू स्मीयर प्रिपरेशन करा, फोर्थ के अकॉर्डिंग क्या करा, स्मीयर प्रिपरेशन होने के बाद फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग कर रहे हैं। फिर इसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप देखने के लिए। नेक्स्ट होता है हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस के अंदर हम मेनली क्या यूज़ करेंगे, बायोप्सी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन लिया जाता है, ऑर्गन का टिश्यू लेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे। अब फाइन नीडल जो है इसका FNAC का अपन वापस डिस्कस करते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है। FNS के अंदर फर्स्ट ये है, ये एक सिंपल टेक्निक होती है और इसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है और इकोनॉमिकल है और सैंपल साइज जो है वह इजीली रहेगा और एक्यूरेसी रहेगी इस टेस्ट की। और इसके थ्रू हम जो फ्लूइड होता है उसके थ्रू हम अदर जैसे कि बैक्टीरियल कल्चर, इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री, फ्लो साइटोमेट्री या साइटोजेनेटिक्स, PCR रिएक्शन, यह सारे टेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर FNS के डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि निडल या किसी अदर पिपेट का हम एस्पिरेशन जब लेते हैं तो सेल अपना स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर जो रहेगा, स्ट्रक्चर जो रहेगा सेल का वह लॉस हो सकता है। या कभी कभार क्या होता है, कैप्सुलर अगर इन्वेजन है या लिम्फोवस्कुलर इन्वेजन है वह हम फाइंड अप नहीं कर सकते। और अगर कार्सिनोमा इन सिटू है तो वो भी हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या डिफरेंट नहीं कर सकते कार्सिनोमा इन सिटू या इन्वेसिव कार्सिनोमा है ना। सेल डिफरेंशिएट जो है यह नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है इसका रिजल्ट, अगर प्रॉपरली ट्रेंड स्टाफ नहीं है तब हमें एक्यूरेसी कम मिलेगी और इसके थ्रू हम जो कॉम्प्लिकेशंस, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस FNS के अंदर मेनली जो है 0.03% चांसेस रहते हैं केस के अंदर
कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने का, इसके अंदर हिमेटोमा, इन्फेक्शन और न्यूमोथोरेक्स, यह कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। अब अपन बोलते हैं एफएनएस के कॉम्प्लिकेशंस हो गया। नेक्स्ट वी डिस्कस ऑन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तब ऑब्स्ट्रक्टिव अगर है कहीं पे, एम्फाइसीमा है या पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पैंक्रियाटिस है या बैक्टीरियमिया या सेप्टिसीमिया है, तब हम एफएनएस प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस। हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं हम, हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस आता है हिस्टोपैथोलॉजी, है ना। इसके लिए हम ग्रोस या माइक्रोपिक स्टडी करते हैं टिश्यू की, ठीक है। एक पूरा जो ऑर्गन है उसमें से एक टिश्यू का सैंपल लिया, फिर उसके बाद हम स्टडी करेंगे। अब जो सैंपल है यह 2 मेथड से ले सकते हैं, एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी। बायोप्सी के अंदर हम क्या करते हैं, एक लिविंग बॉडी के अंदर रिमूवल ऑफ टिश्यू करते हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ टिश्यू फ्रॉम लिविंग बॉडी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। ऑटोप्सी जो मैंने अभी स्लाइड में नहीं लिखा क्योंकि ये मेनली जो डेड बॉडी होगी उससे टिश्यू को रिमूव किया जाता है टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल 2 इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बायोप्सी एंड ऑटोप्सी। अब है बायोप्सी। बायोप्सी के लिए जो सैंपल है ये 3 मेथड से लिया जाता है। एक होता है एंडोस्कोपी, एक होता है नीडल बायोप्सी, एक होता है सर्जिकल बायोप्सी। एंडोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, एक ट्यूब होती है, थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए टाइनी कैमरा ऑन द एंड इज इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी। दिस अलाउ द डॉक्टर टू व्यू द अबनॉर्मल एरिया, ठीक है। एंडोस्कोपी का हम जो है क्या होता है, एंडोस्कोपी के अंदर एक ट्यूब होती है जिसके डिस्टल पार्ट के अंदर लाइट सोर्स रहता है और बाहर मशीन के अंदर उसकी जो इमेज होता है जहाँ कैनाल के अंदर वह इंसर्ट है वह हमें दिखाई देगी। एंडोस्कोपी के अंदर जैसे कि कोलोनोस्कोपी है जिसके अंदर हम मेनली एग्जामिनेशन ऑफ कोलोन एंड रेक्टम किया जाता है ना। एंडोस्कोप जो है थ्रू एनस इंसर्ट करेंगे बॉडी के अंदर और उसके बाद जो कोलोन का और रेक्टम का क्या कैनाल का स्ट्रक्चर है वह चेक करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी है जिसके थ्रू हम एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स का किया जाता है। यह मेनली माउथ के थ्रू, माउथ से नोज और डाउन टू द ट्यूब भेजेंगे। फिर उसके बाद है नीडल बायोप्सी। नीडल बायोप्सी के अंदर हम क्या करते हैं, एक नीडल लेते हैं, उसके थ्रू उस नीडल को इंसर्ट करेंगे एक अबनॉर्मल एरिया के अंदर और उसके बाद सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। जैसे कि बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं, स्पाइनल ट्रैप कर सकते हैं या ब्रेस्ट, प्रोस्टेट या लीवर बायोप्सी इसके थ्रू की जाती है। नेक्स्ट होता है सर्जिकल बायोप्सी। सर्जिकल बायोप्सी के लिए क्या होता है कि एक ऑपरेशन की तरह एक प्रोसीजर यूज़ होगा, है ना। मतलब ये सारा जो प्रोसीजर है एक जो माइनर या मेजर टाइप का है ऑपरेशन, उसके थ्रू यह प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है और इसके लिए एनेस्थेशिया की भी ज़रूरत होती है या सेडेशन की भी ज़रूरत रहेगी। यह 2 टाइप होता है। फर्स्ट होता है एक्जिशनल बायोप्सी। इसके अंदर क्या होता है, पहले जो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुई है डॉक्टर उसको रिमूव करता है, ठीक है। उसके बाद उसको पैथोलॉजी के लैब में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा, ठीक है। परफॉर्म्ड व्हेन द डॉक्टर रिमूव द एंटायर ट्यूमर ऑफन विथ सम सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू।
नेक्स्ट होता है इंसिजनल बायोप्सी। इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट जो है पर्सन जो है, पर्सन का मतलब डॉक्टर जो है पेशेंट का एक पार्ट ऑफ ट्यूमर को रिमूव करेगा, समझ में आया। फिर उसके बाद उसे लैब के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। रिपोर्ट आने के बाद वह अगर कैंसर फाउंड होता है तो उस एंटायर ट्यूमर को रिमूव करता है आफ्टर अनदर ऑपरेशन। और ये ऑपरेशन जो है 2 और 3 डेज बाद होगा फर्स्ट ऑपरेशन के, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ सर्जिकल बायोप्सी, एक होता है एक्सीजनल और इंसीजनल। एक्सीजनल इट मीन्स एक बार में ही पूरा टिश्यू रिमूव करेगा, फिर उसके बाद उसको भेजेगा लैब के अंदर। इंसीजनल पहले थोड़ा सा उसका पार्ट रिमूव करेगा अब नॉर्मल एरिया का, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बाद वह उस पूरे ऑर्गन को एक साथ या स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेगा। ये डायग्राम जो बता रहा है एंडोस्कोपी का सेकेंड नीडल एस्पिरेशन बता रहा है। फिर नेक्स्ट होता है फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये एक क्विक डायग्नोसिस मेथड है। इसके अंदर जो टिश्यू है उसको फ्रोज किया जाता है, बर्फ़ जमाई जाती है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड उसको रखेंगे। फिर उसके बाद जो फ्रोज्ड टिश्यू है इसका सेक्शन में काटेंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद उसे स्टेन करेंगे। स्टेन करने के बाद उसको अंडर माइक्रोस्कोप चेक किया जाता है, ठीक है। इस टोटल प्रोसेस को 10 to 15 डेज लगेंगे। यह है मशीन फ्रोजन के लिए। फिर नेक्स्ट है हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस। हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस के अंदर हम सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड के अंदर ये मेनली जो ल्यूकेमिया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाएगा। यह साथ में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसके अंदर भी लगा के जो सैंपल है उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, जिससे और ट्यूमर मार्कर जो है उसके थ्रू भी ये टेस्ट अप्लाई किया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक सेल जो कैंसर सेल है ये एज ए एंटीजन वर्क करेगी, उसी के अकॉर्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाहर से हम यूज़ करेंगे और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या रहती है उसको चेक करके आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर ट्यूमर का। लेकिन यह मेथड जो पुअरली डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर जो रहेगी उसके अंदर डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेल जो है पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में प्लीमॉर्फिज्म में जाती है, मतलब वह अपना एक्यूरेट शेप नहीं बताती, साइज नहीं बताती, तो उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वह अच्छे से कैरी नहीं होगा, प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये मेनली ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या प्राइमरी साइट ऑफ ट्यूमर जो रहेगा उसके लिए बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर एक मॉलिक्यूल्स का इमेजिंग फील्ड बनाया जाता है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स लेवल पे टेस्ट किया जाता है। ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर मार्कर के अंदर जो भी ट्यूमर से सीक्रेटिंग एजेंट जो रहेंगे उसका ब्लड के अंदर जो अमाउंट होगा या पर्टिकुलर
जो लीजन है जहाँ पे कैंसर डेवलप हुआ है वहाँ से वह कलेक्ट करके चेक किया जाता है ना। यह बायोकेमिकल इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं। इट मीन्स इसके अंदर जैसे कि एंटीजन है ना, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन या यूज इन सपोर्ट डायग्नोसिस। ट्यूमर मार्कर प्रोटीन के अंदर कि जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं उसकी एक्यूरेट स्टडी ट्यूमर मार्कर के थ्रू होगा। इट मीन्स बायोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से सेल या उसके सराउंडिंग टिश्यू क्या सीक्रेट कर रहे हैं इसे देखा जाता है। नाउ माय टॉपिक इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर क्लास